हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग जानेंगे अबाउट सिक्स शेड्यूल और इसके बारे में हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने देखा था लद्दाख डिमांड कर रहा है कि उसको सिक्स्थ शेड्यूल चाहिए। right? तो इस टॉपिक को हम लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको अलग से पॉलिटी नहीं करा रहा हूँ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में, बिकॉज जो भी इश्यूज न्यूज में रहे होंगे उसको मैं स्टैटिक कम करंट लिंकेज के साथ ही आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिक्स शेड्यूल के बारे में जानेंगे, स्टैटिक पार्ट भी जानेंगे, करंट भी जानेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि इससे बेटर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, जब बात सिक्स शेड्यूल की आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244, ओके, दिस प्रोवाइड्स फॉर द सिक्स्थ शेड्यूल। अब देखिए एक बात और, दो सिक्स्थ शेड्यूल न्यूज में है, बट यू नेवर नो कि वो सिक्स शेड्यूल से हटके फिफ्थ शेड्यूल भी आपसे पूछ ले। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिक्स शेड्यूल करा रहा हूँ, फिफ्थ शेड्यूल आप खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, कर लेना, लेकिन ठीक है जरूरी है। चलो पहले अपन थोड़ा सा लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये मैप आपके सामने है। लद्दाख में मेजरली दो एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वन इज दिस लेह रीजन एंड दिस इज कारगिल रीजन। कारगिल रीजन प्राइमरीली मुस्लिम डोमिनेटेड है और मुस्लिम्स में भी शिया कम्युनिटी, जो कि थोड़ी सी लिबरल मानी जाती है, थोड़ी मॉडर्न मानी जाती है, एजुकेटेड मानी जाती है, अनलाइक दी सुन्नी। ले दिस इज प्राइमरीली बुद्धिस्ट डोमिनेटेड। क्लियर। अब हमें पता है कि आर्टिकल 370 रिपील हुआ और फिर अलग से आपने यहाँ पर एक एक्ट पास किया, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, राइट। लेकिन इसने बहुत ही लिमिटेड पावर दी, बहुत ही लिमिटेड पावर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आर्टिकल 370 हमने रिपील किया, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर को तो यूटी विद लेजिस्लेचर दे दी, बट लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि इनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो इनकी डिमांड है कि हमें एक तो लेजिस्लेचर तो दिया ही जाए, साथ में आप हमें, इनकी दो डिमांड थी कि एक तो यहाँ पर जो पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है अभी, उसके लिए सीट रिजर्व की जाए हमारे यहाँ। ओके, क्योंकि ये पहले जब राजा के अंडर में था तो वो रीजन लद्दाख का पार्ट माना जाता था। क्लियर। और दूसरा, इन्हें अपने कल्चर वगैरह की चिंता है, इन्हें अपने एम्प्लॉयमेंट की चिंता है, बिकॉज लद्दाख में ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरीली ट्राइबल है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप भी। तो इनका कहना है कि हमारे लिए जॉब्स में रिजर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने अभी अपने यहाँ रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 40% भी कर दिया है, राइट। तो ये तो हुई लद्दाख की बात। सिक्स शेड्यूल में अगर हम देखें कि कौन कौन से रीजन आते हैं, ये थोड़ी सी पिक्चर मुझे उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं मिली, बट आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक, देखिए चार स्टेट आते हैं प्राइमरीली, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, सबसे इजी वाले शुरू करें तो त्रिपुरा, दिस वन। ठीक, इसमें आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, आप समझ लीजिए कि त्रिपुरा का करीब 80% एरिया आता है अंदर दिस TAATC, दैट इज त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी विद इन त्रिपुरा भी एक ट्राइबल एरिया को अलग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया गया है। ठीक है, तो एक त्रिपुरा में आ गया। नीचे है हमारा मिजोरम, दिस वन। इसमें भी तीन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को सिक्स शेड्यूल में डाला गया है, दैट इज वन इज चकमा, सेकंड इज मारा एंड थर्ड इज लाई। ठीक है, ये वहां के ट्राइब भी हैं, प्राइमरीली वहां की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी हैं तीनों, चकमा, मरा एंड लाई। राइट। मेघालय की बात करें तो तीन ही हिल एरियाज हैं वहां पर, और ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं, और तीन ही प्राइमरीली मेजर ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। क्लियर। अब आते हैं असम में, जिसमें सारा फसाद है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर है बोडोलैंड। इस बोडोलैंड की हिस्ट्री बहुत लंबी है, जो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने आपको कहा सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, बट सब कुछ आपको अच्छे से कवर कर देगा। ठीक है, उसके पहले मैंने असम के साथ जो असम में उल्फा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट का, उस पर ऑलरेडी मीन्स 450 प्लस में सेशन किया था आपके साथ, वो भी करंट न्यूज में था। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके साथ बोडोलैंड वाला इशू भी डिस्कस कर दूंगा एंड ओवरऑल सिक्स शेड्यूल भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये आपके लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर देगा इस रीजन से जो भी न्यूज में थे। ठीक है, अगर आपने उल्फा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लो और उसके नोट्स बना लो, और अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हो तो एग्जाम में सफर करोगे, वो आपको वहां रियलाइज हो जाएगा। एनीवे, दिस इज बोडोलैंड।
और ये जो आप पर्पल में देख रहे हैं, दिस इज कर्बी आंगलोंग, एंड दिस नीचे जो सीमा हसाऊ है, इसको आप नॉर्थ कचर हिल भी कहते हो, ठीक है, नॉर्थ कचर। ठीक है, तो ये तीसरा रीजन है मेजर। क्लियर? तो ये समझ में आया कि कौन कौन से एरिया सिक्स्थ शेड्यूल में आ रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर बोडोलैंड का अलग से देखें तो यहाँ पे प्राइमरली चार डिस्ट्रिक्ट इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बनी है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी। ठीक है, ये रीजन जो है। अब ये बोडोलैंड की बोडो जो लोग हैं, इनकी अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो ये लोग प्राइमरली इंडिजिनस माने जाते थे असम के। ठीक है? फिर इधर म्यांमार साइड से, यहाँ म्यांमार साइड से अटैक हुआ अहोम्स का। फिर कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ असम में सुप्रीमेसी के लिए बोडो और अहोम के बीच। ठीक है, तो 14th सेंचुरी के आसपास तो बोडो लोगों ने इनको डिफीट कर दिया था, बट उसके बाद 16th-17th सेंचुरी में आते आते अहोम्स ने सुप्रीमेसी अटेंड कर ली। राइट, और ये जो बोडो लोग थे, इनको यहाँ ब्रह्मपुत्रा वैली से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये मेजरली आज हमें चार डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। अब इनकी हिस्ट्री पे चलते हैं, उसके बाद हम सिक्स्थ शेड्यूल पे आएंगे। पहले इनकी हिस्ट्री जान लें थोड़ी सी, तो फिर सिक्स शेड्यूल पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा आपको। ऑलराइट, सी जनरली इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंस्टिट्यूट करती है प्राइमरीली 5 to 6% ऑफ असम टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, असम की पॉपुलेशन आज जितनी है उतनी होती नहीं, बट ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, बंगाल से काफी सारे लोगों को ले आए वर्क करने के लिए असम में टी प्लांटेशन में। तो एक तो वहां से आप बंगाल के काफी लोग आ गए। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्लिमेटाइज हो गए, तो चलो उन्होंने आसमीज भी सीख ली, बट स्टिल इंडिजिनस नहीं थे। सिमिलरली उसके बाद जब पाकिस्तान में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चली, तब असम में बहुत ज्यादा लोग आ गए, इसलिए मुस्लिम पॉपुलेशन भी असम में आपको अच्छी खासी मिल जाती है। राइट, उसके बाद ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे मेजरली अहोम्स डोमिनेट कर रहे थे, और इन लोगों ने हिस्ट्री में बोडोस को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो अब बोडोस की जो पॉपुलेशन है असम में वो हार्डली 5 to 6% है। कुछ एस्टिमेट इसको अब प्रेजेंट में 10% बताती हैं, बट हमारे पास 2011 के बाद का कोई सेंसस नहीं है, तो मे बी हो भी सकता है 10% हो, क्योंकि असम ने अपने लेवल पे तो करवाया है। एनीवे, 1967-68 में पहली बार डिमांड उठी दैट हमें अपना बोडो स्टेट चाहिए। ठीक है, और ये डिमांड हुई थी अंडर ए पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम। याद रहे ठीक, ना रहे तो भी ठीक। ठीक है, बस इतना याद रखो कि पहली डिमांड 67-68 में ही हुई थी, लेकिन डिमांड मीट की नहीं गई। तो 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, उसके बाद यहाँ पे एक आर्म्ड ग्रुप खड़ा हो गया। ठीक है, वही वही वाला नारा था कि लड़के लेंगे अपना एरिया। ओके, अब ये एक आर्म्ड ग्रुप खड़ा हो गया जिसने अपना नाम रखा बोडो सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ, अपना वाला बीएसएफ नहीं, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बाद में इसने अपना नाम बदल लिया और ये कन्वर्ट हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। राइट, ये अटैक करने लगा, किलिंग करने लगा, एक्सटॉर्शन करने लगा, बाद में इसके खुद के अपने भी अलग अलग फैक्शंस में स्प्लिट हो गया ये। इसलिए अभी भी हमने जो 2020 में साइन किया ना एग्रीमेंट, उसमें भी एक दो फैक्शन अभी भी नाराज चल रहे हैं। तो ये मैटर अभी भी कोई ज्यादा सेटल नहीं हुआ है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर हम आते हैं 1987 में, लेकिन 1987 से पहले एक बार जाइए जरा थोड़ा सा 1985 में। 1985 में क्या हुआ था, जो शुरू हुआ था 79 में और 85 तक चला था, इन 6 साल में चली थी असम मूवमेंट। ठीक है, असम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा था कि देखिए 79 में शुरू हो रही, क्यों, क्योंकि 71 में जो पाकिस्तान में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, उस वजह से काफी नॉन आसमीज लोग यहाँ पे आ गए थे। तो वहां पे रियलाइज हुआ कि कई सीट्स तो ऐसी थी जहां पर उन लोगों ने वोटर कार्ड भी हासिल कर लिए। ठीक है, तो असम के लोग अपने ही लोगों को इलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लोग इलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू होती है असम में, जो फाइनली कल्मिनेट होती है 1985 असम अकॉर्ड में। असम अकॉर्ड में उन्होंने काफी चीजें साइन कर ली कि ये जो मार्च 1971 वो कट ऑफ डेट रखी गई कि इसके बाद जो भी लोग आए हैं बांग्लादेश से, ये सब इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनको निकालेंगे। ओके, तो असम अकॉर्ड, अब ये असम ने अपना तो सब कुछ सिक्योर कर लिया, लेकिन फिर बोडोस को रियलाइज हुआ कि नो, विद इन असम भी हमें चाहिए। तो इन लोगों ने नारा दिया असम 50-50, 50% बाकी लोगों का, 50% हम बोडो लोगों का। राइट, सेफगार्ड करने थे इनको अपने खुद की आइडेंटिटी। राइट, इसलिए 1987 में जाकर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, दैट इज ऑल ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। क्योंकि वहां पर असम के लिए कौन खड़ा हुआ था, आसू। ठीक है,
ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसने तो अकॉर्ड साइन कर लिया 1985 में। तब जाकर ये जो बोडो वाले थे इनको रियलाइज हुआ कि हमें भी अपनी आइडेंटिटी सेफगार्ड करनी है, तो 1887 में इन लोगों ने भी अपनी मूवमेंट स्टार्ट की। इन्होंने डिमांड फिर से रखी कि हमें भी अपना स्टेट चाहिए, असम को 50-50 बांट दीजिए दोनों के बीच में, बट नहीं हुआ। ठीक है, और फिर ये जो ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन था ये NDFB, ये किलिंग्स एक्सटॉर्शन इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके खिलाफ टफ एक्शन शुरू करा। एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन ऑल आउट करके। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो भी ये सब थे, ये रेडिकल ग्रुप्स वगैरह, ये यहाँ से भाग गए भूटान की तरफ, राइट। फिर वहां पर रॉयल भूटानी आर्मी ने भी इंडियन आर्मी को कॉपरेट करा और ये सब इंसर्जेंसी ऑपरेशन को थोड़ा कम किया गया, राइट। तो ये सब 90s की लड़ाई की बात हो गई। अब हम चलते हैं कि अब गवर्नमेंट ने कहा चलो इनको तो हमने दबा दिया है, क्योंकि आप मिलिटेंसी तो एक बार को दबा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशन तो देना होगा ना, हमेशा थोड़ी ना आप हथियार के दम पे रूल कर सकते हो। तो आपने फिर 1993 से नेगोशिएशन वगैरह स्टार्ट करे, और सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट बोडो अकॉर्ड, फर्स्ट बोडो अकॉर्ड। अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट यूनियन था, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, इसके साथ हमने अकॉर्ड साइन किया और यहां पर इन लोगों को दे दिया बोडोलैंड ऑटोनमस काउंसिल। ठीक है, ऑटोनमस काउंसिल दिया है अभी हमने, राइट। हमने कोई ऐसी टेरिटरी नहीं दे दी कि ये बोडोलैंड की टेरिटरी कहलाएगी, नो, जस्ट ऑटोनमस, ऑटोनमस हमने एक काउंसिल दे दिया। लेकिन ये जो आपसू था ये इससे बाद में विड्रू कर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमसे गलती हो गई साइन करके, ये गलत है, हमें तो अपना सेपरेट स्टेट ही चाहिए, हमें कोई ऑटोनमस काउंसिल नहीं चाहिए, यानी BAC, बोडोलैंड ऑटोनमस काउंसिल। इन लोगों ने इससे विड्रू कर दिया, हमें नहीं चाहिए ये। ठीक है, फिर से यही सब डिमांड, प्रोटेस्ट, इंसर्जेंसी वगैरह स्टार्ट हो गई। फिर 2003 में आते आते हमने सेकंड बोडो अकॉर्ड साइन किया कि चलिए आपको थोड़ी सी और ज्यादा लिबर्टी देते हैं इसमें, और ज्यादा ऑटोनमी देते हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वगैरह चल रहे थे और भी खड़े हो गए थे, जैसे बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स, राइट, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी खड़े हो गए थे। तो इनके साथ फिर असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हम तीनों ने मिलकर एक अकॉर्ड साइन किया, विच इज कॉल्ड एज सेकेंड बोडो अकॉर्ड। और यहां पर आपको दे दिया गया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अब देखिए यहां पर हमने टेरिटरी दे दी है प्रॉपर आपको, कि ये इतना एरिया है, ये आपकी टेरिटरी माना जाएगा, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट आएंगी, और जो डिस्ट्रिक्ट आएंगी उसी को इन्होंने बाद में नाम दिया बोडो टेरिटोरियल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये काउंसिल बना दिया, और ये काउंसिल की ज्यूरिसडिक्शन में, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में जितना एरिया आएगा, जितनी टेरिटरी आएगी उसको कहेंगे BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। तो 2000 तक, 2003 तक ये चीजें ठीक थी, चली भी अच्छी 16-17 साल। फिर वापस से इंसर्जेंसी शुरू हो गई, तो 2020 में हमें फिर से एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट यहां पर करना पड़ा, ठीक है, जो मैंने आपके साथ करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था। BTAD, ठीक, इसमें इन लोगों ने प्रोवाइड क्या किया, इन्होंने कहा कि चलिए ये डिस्ट्रिक्ट की बात थी ना यहाँ पे, अब डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप पूरा रीजन ले लीजिए। तो हमने BTAD को कन्वर्ट कर दिया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, राइट। आपको और ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ये सब दे दी गई। और इसके साथ साथ हमने ये भी प्रॉमिस करा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NDFB, ठीक है, इसके जो लोग हथियार डालेंगे, सरेंडर करेंगे, हम उनको पनिश नहीं करेंगे, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। क्लियर। तो 2020 तक ये सब हो गया। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है कि इन्हें ये भी पसंद नहीं आ रहा है। इन लोगों ने फिर से रिवाइव कर दी है अपनी मूवमेंट। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बोडो लोगों के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसमें ये हम सेटिस्फाई नहीं है इससे। तो फिर इन लोगों ने वापस से एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, विच इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया बोडो पीपल नेशनल लीग ऑफ बोडोलैंड स्टेटहुड। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये आपको पता होना चाहिए जब इंटरव्यू में जाओगे कि इस तरह का एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया है। उसने कहा है कि नहीं, हमें तो फिर से स्टेटहुड ही चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने रिवाइव कर दिया इस मूवमेंट को वापस, राइट। तो ये बोडोलैंड की पूरी हिस्ट्री थी। आई होप आपको समझ में आई हो, ना आई हो तो नीचे कमेंट में लिख देना कि नहीं आई है। ऑलराइट, तो चलो वापस चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आखिर सिक्स शेड्यूल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो सिक्स शेड्यूल के बारे में हमें इनका कॉम्पोजिशन जानना जरूरी है। एक सेकेंड, इसको सेट करते हैं फिर से।
ओके, इनका पर्पस जानना जरूरी है, इनका कॉम्पोजिशन काउंसिल्स वगैरह का, ठीक है। इनको कुछ सिविल पावर मिलती है, कुछ जुडिशियल पावर, कुछ लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है। फिर स्टेट लॉज या पार्लियामेंट्री लॉज जो होते हैं उनकी एप्लीकेशन क्या होगी वो जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बियर करो, मेन टॉपिक पर आए उससे पहले सिक्स शेड्यूल के बारे में पूरा अच्छे से जान लेते हैं। ओके, सिक्स्थ शेड्यूल। देखो, मोस्टली ये उन एरियाज में दिया गया जहां पर ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जिनका ये मानना है कि हमारा एसिमिलेशन नहीं हुआ है मेन स्ट्रीम के साथ, और हमें करना भी नहीं है। हमें अपना खुद का कल्चर, हमारे खुद के कस्टम्स, ठीक है, हमें अपने खुद के लॉस प्यारे हैं। हमें नहीं होना है आपकी ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का में पूरी तरीके से इंटीग्रेट। तो ऐसे एरियाज को या ऐसे ट्राइब्स को हम लोग कहते हैं, ठीक है, आप अपने तरीके से ही रहिए विद इन दी होल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आपको पूरी ऑटोनॉमी देंगे, अपना कल्चर मेंटेन करो, अपने कस्टम करो, अपने लॉज बनाओ, जो करना है करो, ठीक है, बट विद इन दी ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो चलो इसके फीचर्स जान लेते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। और देखो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे को कंफ्यूज करते हैं। मैंने भी जब कभी पहले पढ़े थे तो पहले तो 1-2 साल समझ ही नहीं आए थे ठीक से कि हो क्या रहा है। चलो, फर्स्ट, लागू कहां पर होता है? एएम, टीएम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। यहां पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूट की जाएंगी। अब दो दो चीजें समझना है इसके बारे में। सपोज कि ये वो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। और अब अगर मान लो इन डिस्ट्रिक्ट्स में कि मैंने ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स दे दी सपोज, और इसमें अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, तो मैं उनके लिए अलग अलग रीजन बनाऊंगा, उनके लिए अलग अलग रीजन बनाए जाएंगे। जैसे सेकंड, फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर कि ये जो अगर हम अलग से डिस्ट्रिक्ट बना के दे भी देना इनको, अलग ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, तो रिमेंबर कि ये आपका जो स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, ये उसके डोमेन से बाहर नहीं होते हैं। दे आर नॉट आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। आपको ऑटोनॉमी दी जा रही है बट यू आर नॉट आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, राइट। उसके बाद अब ये जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट्स का या रीजन्स का, इनको चेंज भी किया जा सकता है विद टाइम, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये चेंज करने की पावर किसके पास होगी? ये पावर होगी गवर्नर के पास। कि रिमेंबर, नॉट प्रेसिडेंट, गवर्नर। स्टेटमेंट में बस यही वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत करा देते हैं। गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होगी, इसको वो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, वो इसका एरिया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो इसका एरिया कम ज्यादा भी कर सकते हैं। क्लियर? और ये अलग अलग ट्राइब्स हैं अगर, तो इनको डिवाइड भी कर रहे हैं। जो हम ये डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग रीजन में 1, 2, 3 अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दिया हमने, तो ये डिवाइड करने की पावर भी गवर्नर के पास ही होगी। ओके, इस डिस्ट्रिक्ट को सेवरल ऑटोनमस रीजन में, ये जो सर्कल बनाया ना मैंने, दे आर रीजन, दे आर ऑटोनमस रीजन विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये करने की अथॉरिटी भी गवर्नर को दी गई है, राइट। अब इस काउंसिल के लिए एज अ होल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाए जाएंगे, ठीक है। एक तो पूरा एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें अलग अलग रीजन बनाए जा रहे हैं तो अलग अलग रीजन के लिए रीजनल काउंसिल भी बनाए जाएंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा? इसमें होंगे टोटल 30 मेंबर्स। इन सभी में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, रीजनल काउंसिल में 30 मेंबर्स होंगे। 4 मेंबर्स जो होंगे वो डायरेक्टली नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, ठीक है, नॉमिनेशन से आएंगे ये, गवर्नर इनको नॉमिनेट करेंगे। बाकी के जो 26 मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे वहां के रह रहे लोगों के द्वारा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्लियर? अब इसका ये जो काउंसिल बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल, इनका जो टेन्योर होगा वो एज यूजुअल 5 इयर्स का ही होगा, ठीक है। और ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं, अब क्योंकि गवर्नर ने नॉमिनेट किया है ना, तो वो गवर्नर के प्लेजर पे ही अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे। गवर्नर चाहेंगे तो फिर उनको रिमूव कर सकते हैं, राइट। नाउ अब क्योंकि ये काउंसिल बन गए तो इनका काम भी भाई लेजिस्लेटिव पावर भी देनी पड़ेगी कुछ, तो इनको लॉ बनाने की पावर दी गई। लॉ बना सकते हैं ये लोग, जैसे विद रिस्पेक्ट टू लैंड या विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस वगैरह
होंगे फॉरेस्ट के, उनको हमें किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, कैनाल वगैरह बनाने हैं, वाटर सप्लाई करना है, तो ये इन सब के रिस्पेक्ट में लॉ ये बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा लॉ, ये खुद बनाएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम ये है, जो इसका एक क्रिटिसिज्म आता है कि हमने लॉ तो बना दिया, लेकिन इनको भी एसेंट लेना पड़ेगा गवर्नर का, राइट। और गवर्नर काम किसके एडवाइस पे करता है? वो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल की ही चल रही है यहाँ पर। अब लैंड को रिलेटेड इन्होंने कोई लॉ बना दिया कि हमारा जो लैंड है वो आप इधर उधर नहीं ले सकते, किसी कंपनी को नहीं दे सकते कोयला माइनिंग के लिए, या आप उसको किसी नॉन ट्राइबल को सेल नहीं कर सकते। लेकिन वो लॉ बना तो दिया, लेकिन जब तक गवर्नर एसेंट नहीं देगा तब तक काम नहीं चलेगा, राइट। दिस इज वन क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, इनको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने कस्टम, अपने लॉ के हिसाब से अपने खुद के कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। विलेज लेवल पर आप अपने कोर्ट खुद से स्टैब्लिश कर लो, विलेज काउंसिल बना लो चाहे कोर्ट बना लो, ठीक है, और खुद अपने लॉ के हिसाब से ट्रायल कंडक्ट कर लेना। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इन ट्रायल्स पर सपोज कोई केस ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन लग सकती है, बट वो ज्यूरिसडिक्शन तभी लागू होगी जब गवर्नर उसको स्पेसिफाई करेंगे, राइट। ऑन केस टू केस बेसिस, अगर कोई ऐसा केस है कि सपोज कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है, कोई और कुछ और है, या ह्यूमन राइट्स को लेकर है, सपोज कि कोई ऐसा, अब कुछ ट्राइब्स में कस्टम चलते हैं, विमेन को के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे एक टाइम नागालैंड था, वहां पे वो पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने देते थे विमेन को। वो कहते हैं आपका पंचायती राज, आप जो एक्ट है वो आप अपने पास रखिए, हमारे यहाँ नागा कस्टमरी लॉ अलाउ नहीं करते विमेन को इस तरह की पोस्ट के लिए, ठीक है, इस तरह से लीडरशिप रोल या ये सब हम अलाउ नहीं करते। बट बाद में फिर कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, आपके कस्टम्स होंगे बट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो फिर नागालैंड में पहली बार कोई लड़ी फीमेल जीत कर आई थी, क्लियर। तो यहाँ पर हाई कोर्ट इन पे ट्रायल पे सूट एग्जामिन कर सकता है या नहीं, उसकी जुरिस्डिक्शन लागू होगी या नहीं, ये गवर्नर डिसाइड करेंगे, राइट। फिर यहाँ पर और भी पावर दी गई काउंसिल को, रीजनल काउंसिल को, कि आप स्टैब्लिश कर सकते हो, जैसे सपोज स्कूल्स बनाने हैं आपको, बना लो, ठीक है, मार्केट वगैरह स्टैब्लिश करने हैं, कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये रेगुलेट भी कर सकते हैं मनी लैंडिंग, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो नॉन ट्राइबल्स लोग होते हैं ना, मारवाड़ी या जो भी रिच लोग होते हैं वहां पर प्लेन एरियाज में, वो लोग इनको मनी लैंड कर देते हैं, उधार देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो तुम जमीन दो हमें हमारी, ठीक है। तो लैंड को लेकर तो वो लॉ बनाए गई ऊपर कि हमें नहीं देना, कोई नॉन ट्राइबल लैंड नहीं ले सकता यहाँ पे। उसी तरीके से मनी लैंडिंग वगैरह, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार ट्राइब्स यहाँ पर रीजनल काउंसिल जो होते हैं ना, उस तरह के लॉ बना देते हैं कि इस एरिया में अल्कोहल नहीं बिकेगी, इस एरिया में अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी हेल्थ के हिसाब से भी बना सकते हैं, राइट। इसके बाद इनको रेवेन्यू कलेक्शन की भी पावर दी जाती है, रेवेन्यू कलेक्शन की भी इनको पावर दी जाती है, यानी कि टैक्सेशन, फाइनेंशियल पावर भी इनको दी गई है। ये इंपोज कर सकते हैं, अगर इनको कोई टैक्स इंपोज करना है वहां रहने वाले लोगों पर, तो वो इंपोज कर सकते हैं कि दे हैव द टैक्सेशन पावर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ है या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, तो क्या वो अप्लाई होगा इन एरियाज पर, इन ऑटोनमस एरियाज पर अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होगा, राइट। वो लॉ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ताकि उनके जो कस्टम्स हैं, कल्चर हैं, उनका भी ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा जो गवर्नर होंगे वो एक कमिटी कंस्टिट्यूट करेंगे, कमिटी या कह लीजिए कमीशन बनाएंगे, जो रिपोर्ट देगा उनको कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स में वो किस तरीके से चल रहा है, ओके। अब फिर गवर्नर चाहे तो अगर वो रिपोर्ट देता है कि यार यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, करप्शन चल रहा है, मिस गवर्नेंस चल रही है, तो फिर गवर्नर के पास वो अथॉरिटी है कि आप इस काउंसिल को डिसॉल्व कर दीजिए, ये गवर्नर हैज द पावर कि अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आती है कमीशन के थ्रू तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हमने जान लिया सिक्स शेड्यूल को लेकर इनकी क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आया ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को लेकर, ठीक है। अगर अलग अलग ट्राइब्स हैं तो फिर वो क्यों कहेंगी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए ना, वो हमारा रीजन का अलग बना दीजिए, यहाँ पे सपोज भील है, यहाँ पे गोंड है, यहाँ पे कोरकू है, कोल है, इस तरह से। वो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो सिक्स शेड्यूल में नहीं आता है, मध्य प्रदेश वाला रीजन वो आपका फिफ्थ शेड्यूल में जाता है, ओके। तो आई होप अभी तक इतना समझ में आया हूं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं।
देखो ये चैप्टर ना नया नया जब पढ़ते हैं ना कंफ्यूज करते हैं, जब हम लोगों ने किया था तब भी करता था, तो मैं जितना सिंप्लीफाई उसको कर सकता हूँ ना उतना कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि आप में से ऑब्वियसली कोई फ्रेश एस्पिरेंट होगा, कोई पहले से तैयारी कर रहा होगा, तो आपकी भी कैचिंग पावर अलग अलग होगी। चलो अब हम आ जाते हैं कि आखिर लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है इसकी। देखो एक तो क्या है, लद्दाख को प्रॉब्लम ये है कि हमें आपने यूटी तो बनाया जम्मू कश्मीर की तरह, लेकिन हमें बनाया आपने विदाउट लेजिस्लेचर, तो हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, ठीक है। जबकि जब कॉमन स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहां पर लद्दाख से 4 एमएलए इलेक्ट होते थे, राइट, 4 एमएलए इलेक्ट होते थे और 2 एमएलसी भी इलेक्ट होते थे। यानी कि वहां पर दो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो 4 एमएलए जाते थे यहाँ से, 2 एमएलसी जाते थे। बट जब से वो अबॉलिश हुआ है 370 स्टेटहुड छीना गया वहां से, तो प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रह गया है, राइट। तो पहला तो इनका इंपॉर्टेंट डिमांड ये है कि आप हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, राइट। वी वांट द ऑटोनॉमी एज वेल एज द रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी तक यहाँ पे लद्दाख में जो भी हो रहा है ना, कंप्लीटली कंप्लीटली इट इज इन द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ओके। और ब्यूरोक्रेट्स का पब्लिक का एक्सेस ब्यूरोक्रेट्स तक बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उन तक पहुंचना, अपनी डिमांड्स पहुंचाना, अपने कंसर्न उन तक रेज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वहां से आपका एमएलए है, आपका एमपी है, तो आप रेज कर सकते हो। इट्स सो फर्स्ट इज ऑटोनॉमी एंड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, लोकल एम्प्लॉयमेंट। ये चाहते हैं कि हमारी एक सेपरेट लद्दाख पीएससी स्टैब्लिश की जाए, राइट। जैसे हर स्टेट की होती है, तो हमारी सेपरेट लद्दाख पीएससी स्टैब्लिश कीजिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ क्या करें हम लोग, राइट। इसलिए उनका है कि लद्दाख पीएससी दीजिए और उसमें रिजर्वेशन होगा हमारे लोगों के लिए, कि कोई बाहर वाला आदमी आकर उसमें जॉब नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। आउटसाइडर्स आने लगे तो उनके साथ प्रॉब्लम होगी। अब देखो, जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड था, तो वहां पर आर्टिकल 34 चलता था, 34 और 32 आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि वैसे भी अबॉलिश हो चुका है, खैर। तो वहां पर क्या था कि कोई बाहर वाला, दूसरे स्टेट वाला आकर लैंड परचेज नहीं कर सकता था, ठीक है। यानी कि लैंड परचेज नहीं कर सकता था, तो वो सेटल भी नहीं हो सकता था, वो जमीन नहीं खरीद सकता, वहां सेटल नहीं हो सकता, तो कल्चरल आइडेंटिटी को कोई थ्रेट नहीं था। बट अब थ्रेट होगा, क्योंकि वो आर्टिकल चला गया, जम्मू कश्मीर वाला स्टेटहुड के साथ वो आर्टिकल चला गया। तो अब यहाँ पर बाहर के लोग आ सकते हैं, वो जमीन परचेज कर सकते हैं, वो यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन का यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिल सकता है, तो वो कंसर्न है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर, राइट। अभी कल्चरल आइडेंटिटी में कुछ ट्राइब्स के नाम लिख लो, जो कि शायद प्रीलिम्स में कभी आ गया तो आ गया, ठीक है। एक तो दो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी आए थे, गुज्जर एंड पकड़वाल, right? उसी तरह से एक और होते हैं बॉट्स, चांगपा, बल्टीस एंड पुरितपास, राइट। ये सब यहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं और सबका अपना अपना अलग कल्चर है, और सब चाहते हैं कि हमारा कल्चर प्रिजर्व रहे, राइट। अब दूसरा है इकोसिस्टम। देखो वैसे तो आप लोग भले ही वो यूट्यूब वगैरह पे कितनी भी रील्स देख लो कि लद्दाख में बाइक राइड, सब वो सिर्फ एक हवा बनाया गया है, कुछ नहीं है। जाके देखो कि एकदम वीरान रेगिस्तान जैसा है, खाने पीने की चीजें तक मुश्किल से मिलेंगी, बहुत बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही डेड टाइप की जगह है, बिल्कुल लाइफ नहीं है वहाँ, ओके। तो इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, अब इनके मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आप प्रमोट करोगे, ऑफकोर्स करोगे, क्योंकि लैंड बहुत है, माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करोगे। अब जैसे अभी जब एक बार रिपोर्ट आई थी कि लद्दाख लद्दाख में नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में, मतलब अब वो तो रिसोर्स एक जगह मिला है, तो वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड रहता ही है, ठीक है। आपको वहां पर लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, उसी तरीके से हमारे पास कोल कोल हमारे पास बहुत गंदी वैरायटी का होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है ना, एंथ्रासाइट, वो भी जम्मू कश्मीर में मिला था। तो वैसी बात है, वहां से एक्सटेंशन होते होते मे भी कल को वो करें तो लद्दाख में भी कुछ मिले, नहीं। तो उसकी जो माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होगा, उससे यहाँ का जो इकोसिस्टम है जो ऑलरेडी काफी फ्रेजाइल है, उसको डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट। सो दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर, आप कह सकते हो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स ही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो। उनके अल्पाइन मिडोस, जो उनकी खूबसूरती का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है,
राइट। उसके बाद काफी सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह हैं, ठीक है, जिनको थ्रेट होगा यहाँ पे अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 6 शेड्यूल हमें दे देते हो तो यहाँ से स्ट्रेंथन होगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, राइट। और ज्यादा पावर अभी जैसे बनाया गया है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड पावर्स दी गई हैं, ठीक। तो इसको और ज्यादा पावर मिलेगी 6 शेड्यूल में आने के बाद, एंड ऑटोनॉमी भी और ज्यादा मिलेगी, ठीक। तो ये 5-6 पॉइंट हमने जान लिए लद्दाख की डिमांड के बारे में। अब अगर आपने डिमांड जान ली, रीजन जान लिए कि डिमांड क्यों है, तो फिर आप ऑब्वियसली एडवांटेज ही बता सकते हो कि अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है तो इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन होगा यहाँ पे पावर का, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट करता है सेंटर, वो अपॉइंट करेगा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट उससे क्या है कि दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है वो सब कुछ, ठीक है। जबकि उन्हें चाहिए कि आप हमें 6 शेड्यूल में लाके ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दीजिए। मैंने आपको मैप दिखाया ना, कहाँ गया, कारगिल का अलग काउंसिल बनाइए, लेह का अलग बनाइए, और इसके साथ साथ उनकी एक और डिमांड है कि दोनों को एक एक लोकसभा सीट भी दीजिए, कारगिल वालों को एक लोकसभा सीट और लेह वालों को एक लोकसभा सीट, राइट। ये भी उनकी डिमांड है। तो डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन सबसे पहले इंश्योर करेगा 6th शेड्यूल, और जैसे हमने अभी असम का समझा वैसे ही यहाँ पर भी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दिए जाएंगे। क्लियर। सेकेंड इज कि ये प्रिजर्व करेगा उनके सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ को, राइट। जैसे बोडो बोडो जो बोडोलैंड मिला उनको, ठीक है, ऑटोनमस, उससे उनकी जो बोडो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्शन मिली, राइट। उस तरह यहाँ जो लद्दाख है वो भी चाहते हैं कि हमारी जो सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो प्रिजर्व रहें, बाहर वालों का इंटरफेरेंस ना हो यहाँ पर आकर, क्योंकि बाहर वाले आते हैं तो अपना कल्चर लेके आएंगे ऑफकोर्स, ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिसेस शुरू कर देंगे, तो हम, और इनकी पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम है, तो ये अपने कल्चर से को डोमिनेट नहीं होने देना चाहते किसी और कल्चर प्रैक्टिसेस से। ऑलराइट, देन सेफगार्ड लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफगार्ड लैंड। हिमाचल में भी आप अगर नॉन हिमाचली हो ना, आप लैंड नहीं खरीद सकते वहां भी, हिमाचल में भी अलाउ नहीं है। ओके, आप सिर्फ, आपको वहां की किसी लड़की से शादी करनी होगी या लड़के से, तभी आप वो लैंड आपके नाम हो सकता है, राइट। बट आप वैसे जाके वहां नहीं परचेज कर सकते। ओके, सो इनका मेन कंसर्न है कि हमारा जो लैंड है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं या हमारे जो फिशरीज रिसोर्सेज हैं, ठीक, इनको सेफगार्ड करने में हमें मदद मिलेगी अगर 6 शेड्यूल हमें मिल जाता है तो। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो होती है वो 6 शेड्यूल वाले एरियाज को सेपरेटली ज्यादा ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक, तो इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा मिल पाएंगे, राइट। फाइनेंस कमीशन हमेशा ज्यादा प्रोवाइड करती है इनको, 16 फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी हो चुकी है कंस्टिट्यूट, वो पूरा जो फंड अलाउ करती है वो देती है आपको डेवलपमेंट के लिए, कि आप अपना डेवलपमेंट कर लीजिए, आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है खुद कर लीजिए, आपको फंड दे दिया, ऊपर से कोई पॉलिसी बना के नहीं दे रहा है आपको, आप अपने हिसाब से डेवलप कर लो, राइट। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि यहाँ के लोग अपनी अपनी इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर गवर्न करेंगे। ऐसा नहीं कि यार चलो यहाँ 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 पे रिसोर्सेज है हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। बट ऑफ कोर्स अब कुछ इश्यूज भी होंगे, तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं सारे इश्यूज। अब यार ये मत सोचना कि ये आप ये सर्कस क्यों चलाते रहते हो, कभी कुछ बनाया है कभी कुछ बनाया है। ये इसका मोटिव ये होता है कि आप भी अपने नोट्स इसी फॉर्म में बनाएं, और जितनी शॉर्ट हो सके ना उतने शॉर्ट बनाओ। यार लास्ट में जब रिवाइज करोगे ना, कई बार होता है कि इतना इतना रिवीजन कर लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि एक पिक्चर्स की मेमोरी के फॉर्म में आपके सामने आ जाए, जब ये टॉपिक पे क्वेश्चन आए ना तो आपके दिमाग में आ जाए, हाँ मैंने वहां पे ये बनाया था, 6 पॉइंट लिखे थे मैंने, मुझे 4 याद आ रहे हैं, 2 याद नहीं आ रहे, बट मैंने कुछ लिखे थे, तो ये चीजें याद हो जाएंगी। अब अगर मैं जोक सुनाऊं तो मोदी जी का जोक था कि मेरे पास जब कोई फाइल लेके आते हैं ना तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता लाइन बाय लाइन, ऐसे एक एक लाइन नहीं पढ़ता, मैं पूरा पेज देखता हूँ एकदम सामने फोटो की तरह, और मैं पूरा एक साथ रीड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मोदी जी का जोक था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। एनीवे, जोक्स अपार्ट, चलिए इश्यूज देखें। सबसे पहला इशू है कि इसका जियोग्राफिकल कवरेज ही बहुत लिमिटेड है, हमने देखा अभी, ठीक है। 6 शेड्यूल का कवरेज क्या है, 4 ही स्टेट में, AMTM, राइट। उसमें भी चलो त्रिपुरा का तो ठीक है कि 80% एरिया करीब कवर कर देता है, बट असम हार्डली 10% एरिया कवर करता है, राइट। उसी तरह से मेघालय, मिजोरम, इनका, ठीक है। तो इसका जियोग्राफिकल कवरेज ही बहुत लिमिटेड है, तो हमें पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की जरूरत है,
ठीक है, लद्दाख डिमांड कर रहा है, गलत नहीं है। और इसके अलावा देखो कई ट्राइब्स हैं अलग अलग स्टेट में भी, जिनका कल्चर, सोशल, रिलीजियस प्रैक्टिस टोटली अलग है। इवन हमारे एमपी में भी टोटली अलग है कई ट्राइब्स की, बट उनको सिक्स शेड्यूल नहीं दिया गया। ठीक है, उनको फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है। ये फिफ्थ शेड्यूल आप लोग जब खुद से पढ़ोगे समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो पहले तो इसका थोड़ा सा कवरेज बढ़ाने की जरूरत है। कुछ और भी ट्राइब्स हैं जो मेन स्ट्रीम से उतना जुड़ नहीं पाई हैं, वो अभी भी एक आइसोलेशन में रहना पसंद करती हैं, तो उन तक भी हमें इसको पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। प्रॉब्लम इज कि देखो, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया हमने दे दिया, ठीक है, पीटीएडी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया दे दिया, पर उसमें ना कई विलेज ऐसे हैं जहां पर 50%, चलो मान भी लो बोडो पॉपुलेशन है, बट बाकी की 50% तो नॉन बोडो पॉपुलेशन भी है ना, राइट। बट जो लॉज बनाए जाएंगे काउंसिल में बैठ के, वो तो मोस्टली उन्हीं को कैटर कर रहे हैं कि तो बोडो लैंड है, आप लोग बोडो नहीं हो, बाकी बाहर चले जाओ, दूसरे सब में चले जाओ, इस गांव से चले जाओ। ओके, तो इनका जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो उतना प्रॉपर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो फिर इसी 50% पॉपुलेशन की परवाह करते हैं। इस 50% की ज्यादा पॉपुलेशन इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते कि आप बोडो हो ही नहीं, क्योंकि वो आपने बनाया ही उस बेसिस पर है ना, कि ये काउंसिल बना ही इस बेसिस पर है कि ये बोडो लोगों का एरिया है। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, अब मैंने आपको दिखाया एक तो कि गवर्नर से एसेंट लेना जरूरी हो जाता है, और गवर्नर काम करेंगे सीधे सीधे आपके सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। हालांकि उसके बाद डिस्कशन होता है, नो डाउट गवर्नर के पास डिस्कशन होता है ऐसे मैटर्स में, बट अगेन सेंटर ने अपॉइंट किया है, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि सेंटर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट वहां देना चाहे और गवर्नर उसको रेफ्यूज कर दे। बहुत मुश्किल, एटलीस्ट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो बहुत ही ज्यादा, राइट। तो ये जो गवर्नर का एसेंट मैंडेटरी है ना, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें इशू आता है, राइट। क्योंकि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ में, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई लॉ और इस काउंसिल के द्वारा बनाया गया लॉ, अगर उन दोनों में कहीं भी कंफ्लिक्ट होगा ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। आपने टैक्सेशन पावर तो दे दी, ठीक है, आप ग्रांट्स भी दे देते हो फाइनेंस कमीशन के थ्रू, राइट। ठीक है, उसके बाद भी चलो कभी मान लो कि आपने स्पेशल पैकेज भी दे दिया, राइट। ठीक है, इसके बाद भी ना ये उतना टाइमली नहीं मिल पाता है, बहुत डिले के साथ मिलता है। इनफैक्ट फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करने का काम किसको दिया गया है? स्टेट फाइनेंस कमीशन को। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमेशा इन काउंसिल्स को थोड़ा नीचे ही रखना चाहती है, ठीक है। तो वो या तो टाइमली देगी नहीं उनको पैसा, होगा देगी तो काफी डिले के साथ देगी और कम भी देगी, राइट। सो आप कह सकते हो कि ये जो काउंसिल्स हैं ये अभी भी डिपेंडेंट हैं, ये अभी भी डिपेंडेंट हैं स्टेट गवर्नमेंट पर ही अपने पैसे के लिए। दूसरा, एक बेसिक फैक्ट ये है कि यहाँ पे गवर्न कर रहे लोगों की ना कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी अच्छी होती नहीं, कैपेसिटी है नहीं उतनी गवर्न करने की। आपने ले तो लिया प्रोटेस्ट वगैरह के थ्रू अपना सेपरेट काउंसिल, सेपरेट मैनेजमेंट, लेकिन उतना अच्छे से आप मैनेज कर नहीं पा रहे हो, और फिर जिसके हाथ में पावर आएगी वो उसका मिसयूज करेगा। मैं अभी भी कहता हूं कि करप्ट नॉन करप्ट जैसा कुछ नहीं होता। नॉन करप्ट वो है जिसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला। 99% केस में तो यही सच्चाई है दुनिया भर की, सिर्फ यहीं की नहीं दुनिया भर की। बट अगेन 1-2% सत्य प्रकाश दुबे जैसे लोग भी होते हैं जो नहीं होते करप्ट, बट जान चली जाती है उनकी। एनीवे, सो करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ये केसेस काफी देखे गए। स्किल्स नहीं है, प्रोफेशनल स्किल्स बिल्कुल नहीं है इनके पास, राइट। मतलब ठीक से इतनी भी स्किल्स नहीं है कि वो एक प्रोजेक्ट अच्छे से कंसिडर कर सकें, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकें, इंप्लीमेंट करें, वो स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग का टाइम ही नहीं दिया गया उनको। आपने प्रोटेस्ट किया, आपको आपने लड़ झगड़ के ले तो लिया, लेकिन स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ कि पहले आपको ट्रेन तो कर लें हम उस कैसे गवर्न करना है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉ। अब देखिए प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि कस्टमरी लॉज जो होते हैं वो तो क्या है कि पंचायत में बैठे हुए 5 लोग बता देंगे नहीं नहीं हमारा तो पूर्वजों के टाइम से ऐसा नियम चला आ रहा है। यार पर मैं कैसे मान लूं जब तक वो कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ उन लॉज का। आप कह दो कि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा चली आ रही है, एक ही गोत्र के हो तुम लोग, भाई बहन हो गए तुम लोग, भले ही 8 पीढ़ी पहले तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहीं रिश्तेदार रहे होंगे, बट कह दिया 5 लोगों ने वहां पंचायत में बैठ के, काउंसिल में बैठ के, बात हो गई खत्म। कोडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कोडिफिकेशन है ही नहीं इन लॉज का, तो इनको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पावर में बैठा है वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेता है, राइट। तो फिर अब क्या करें इसके लिए? देखिए सबसे पहले तो कि इलेक्टेड विलेज काउंसिल बनाइए, ठीक है, इनको एम्पावर करने पे ध्यान दीजिए,
जो आप कह रहे हो कि हमें अपना डेवलपमेंट करना है, अपना इकोलॉजी प्रोटेक्ट करनी है, ये सब करनी है, तो पहले तो आप अपने खुद के विलेज काउंसिल्स बनाइए और उनको एम्पावर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज कुछ ही पावर में बैठे हुए लोग सब कर लेंगे, राइट। दूसरा, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, ये बहुत जरूरी, और वो भी एकदम फ्री हो, फेयर हो। जैसे मैंने आपको नागालैंड का एग्जांपल दिया, उनकी कोडिफिकेशन तो है नहीं लॉस का, उन्होंने कह दिया हमारा तो कस्टम ऐसा है कि महिलाएं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वो मैटर काफी साल चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्व हुआ। पहले तो रेगुलर इलेक्शन करवाइए, टाइमली, फ्री कराइए, फेयर कराइए। ऐसा नहीं कि जो थोड़े पावरफुल लोग हैं, ट्राइबल एलिट कह सकते हो जिनको, कि वही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, और वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि रिप्रेजेंटेशन सबको दीजिए, वेमेन को भी दीजिए, और वहां पर जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनको भी दीजिए। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है विद इन दैट ऑटोनमस काउंसिल, ठीक है। फिर इसका जियोग्राफिकल कवरेज बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। और भी कई ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके कल्चर बहुत अलग हैं, उनकी कस्टम्स, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब सब अलग हैं, ठीक। उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए अंडर दिस 6th शेड्यूल, अदरवाइज वो सब मिक्स एंड मैच हो जाना है बाकी लोगों के साथ। नेक्स्ट इज हमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए इन फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, जिसे हम कहते हैं 3F, राइट। इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, तभी जाकर वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा जो हम चाहते हैं, राइट। तो आई होप मैंने आपको ये टॉपिक ठीक ठाक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हो। क्वेश्चन आएगा, आप हैंडल कर लोगे, आई एम श्योर, ओके। कुछ नहीं, उसके बेनिफिट्स बताने हैं। अगर पूछा जाए कि इस 6th शेड्यूल को एग्जामिन कीजिए क्रिटिकली, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड ऑफ लद्दाख, तो उसमें यही बताना है कि लद्दाख की डिमांड क्यों है और उससे उसको एडवांटेज क्या मिलेगा अगर पूरी हो जाती है। फिर एट द सेम टाइम आपको बताना होगा कि 6th शेड्यूल में ओवरऑल इश्यूज क्या आते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिख देना, राइट। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आई एम कीपिंग दिस लेक्चर ओपन, ओके, फॉर एवरीवन। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.